नमस्कार। नया साल खत्म होने को है, 2022 लगभग ठीक-ठाक बीता है और कुछ घटनाएँ हमेशा हर साल कुछ अच्छी-बुरी होती हैं। इस बार भी जब पूरे विश्व में तमाम तरीके की दुविधाएँ रही हैं, भारत में अपेक्षाकृत कम रही हैं और कुछ घटनाएँ ज़रूर हुई हैं। लेकिन जो आतंक 3 साल से लगभग था, वो इस साल कम था, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कोरोना की। लेकिन जाते-जाते ये साल जो है वो एक आहट सी दे जा रहा है। आहट इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 2-3 दिन से चीन और जापान की जो हालत है, वहाँ ये ऐसा लग रहा है कि कोरोना अपने पाँव पसार रहा है और ठीक-ठाक तरीके से। चीन से बहुत सारी खबरें हम लोगों को नहीं मिल पाती हैं और बहुत जो मिलती हैं बड़ी क्षण की मिलती हैं। ऐसी स्थिति में कुछ कहना बहुत वाजिब नहीं होगा कि असलियत क्या है, लेकिन जापान से जो खबरें मिल रही वो भी कम हैरान करने वाली नहीं है। कोरोना ने अपना आतंक फिर से प पसारना शुरू कर दिया और जैसा कि चीन के लिए तो आप कह भी सकते हैं कि भई जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन आगे पूरी दुनिया उसी को झेलती है बैठ कर के। ऐसी स्थिति में अब क्या स्थिति है और केंद्र सरकार ने भी जीनोम सेंसिंग के आदेश दे दिए हैं सभी राज्यों को। ऐसे में अब आम आदमी क्या करे? जिसने अपने सब मास्क फेंक दिए थे, जिसने काढ़ा पीना बंद कर दिया था, जिसने और सतर्कताएँ बरतना फिर खुलेआम लोग जाने-आने लगे थे और तमाम मस्ती करना शुरू कर दिए थे। तो अब उनको क्या करना चाहिए? इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पहले की तरीके से हमेशा से बहुत पॉजिटिव बात करते चले आए सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर जुगल किशोर साहब हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में थैंक यू। और अब आपकी बारी है क्योंकि अब आपको ही बताना है कि हम क्या करें और असलियत क्या है? पहले तो ये बताएँ डॉक्टर साहब असलियत क्या है? ये जो अभी आपने वर्णन किया कोविड का, ये अभी तक हम देख रहे थे कि थोड़ा कम चल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में इसके केस कम हो गए हों। हर कंट्री में कुछ-कुछ केस हो रहे थे। हमारे देश में भी केसेस हो रहे थे, लेकिन अचानक ये जो खबरें आ रही हैं कि कुछ देशों में जैसे चाइना और जापान की बात की, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, पर्टिकुलरली साउथ कोरिया, वहाँ पर जो केसेस बढ़े हैं, उसके मेन रीज़न हम ऐसे लगा सकते हैं कि जब ओमिक्रॉन आया था, तो ये साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ और फिर उसके बाद में हमने देखा ये जो हमारा पैलेस्टीन एंड इज़राइल है, इज़राइल में बहुत केस हुए, सिंगापुर में केस हुए। उसका रीज़न ये देखा गया कि जो लोगों ने स्टार्टिंग में अपने पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन दे दिया था, वैक्सिनेशन कर दिया था, उनके अंदर इम्यूनिटी जो डेवलप हुई वो हमारी वैक्सीन से डेवलप हुई और हमें ऑलरेडी मालूम है कि वैक्सीन से इन्फेक्शन में रुकावट नहीं आती, इन्फेक्शन होगा ही होगा। तो जिस कंट्री के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी हुई जैसे भारत के अंदर, तो वहाँ पर ओमिक्रॉन का इतना इफ़ेक्ट नहीं दिखने को मिला। केसेस ज़रूर हुए लेकिन डेथ नहीं हुई या नंबर ऑफ केसेस भी इतने ज़्यादा नहीं हुए। तो वही हम देख के चल रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन या उसका वेरिएंट जो अभी शायद चाइना में है, उसको हमें देखने की ज़रूरत है कि किस तरह का वेरिएंट है। इसलिए सरकार ने कहा है कि इसको जीनोम सीक्वेंसिंग करने की ज़रूरत है कि ये ओमिक्रॉन ही है या फिर कोई और दूसरा वेरिएंट है या ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, क्योंकि जो इसका पता लग सकता है वो हमारा जीन सीक्वेंसिंग से ही पता लग सकता है। और चाइना का आपने जैसे बताया वैसे अभी तो नहीं उनको करना चाहिए कि अगर कोई नया वेरिएंट है और वो बहुत ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, तो वो डब्ल्यूएचओ को या दूसरे देशों को ना बताएं कि भाई पर साथ में अगर जापान है या साउथ कोरिया है, तो डेफिनेटली हमें पता चल जाता है कि शायद ये कोई नया वेरिएंट है। बट शंका ज़रूर रखनी चाहिए कि जब तेज़ी से फैलता है और दूसरे देशों में भी जाता है, तो फिर और ज़्यादा वेरिएशन होने की ज़रूरत है। जैसे हमने और दूसरे वेरी उसमें देखा अल्फ़ा, बीटा, गामा ये सारे तरह के वेरिएंट होना शुरू हुए। तो हमारा जो डर है वो यही है कि कोई ऐसा ओमिक्रॉन से नेक्स्ट कोई वेरिएंट हो जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो और उसमें हमारी जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है, चाहे नेचुरल हो या वैक्सीन को वो उसको बाईपास करके और हमारे लोगों को ऐसी कोई क्षति कर दे जिसमें लोगों की डेथ होना शुरू हो जाए।
डेफिनेटली इन्फेक्शन होगा, हो सकता है कि इंडिया में भी उसका प्रभाव मिले, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे अंदर काफी अच्छे लेवल तक इम्यूनिटी हुई है डिफरेंट वेरिएंट्स की। तो छोटा मोटा वेरिएंट अगर आएगा तो हम उसको उसके सामना करने में सक्षम रहेंगे। जी, आपने एक पूरी बातों में बहुत सारी बातें की हैं और पहली शुरुआत करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग की। ये गवर्नमेंट ने जो स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि आप लोग जीनोम सीक्वेंसिंग कराइए, ये एग्ज़ैक्टली है क्या? क्या इसको करा करके क्या हासिल होगा या क्या पता लगता है? जब किसी भी देश में अगर कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो दूसरे देशों को या उस देश में भी हमें उस वायरस को कंटिन्यूअसली देखते रहना होता है कि ये वायरस वही है या इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जीन सीक्वेंसिंग या उसको देखना, उसके स्ट्रक्चर को और उसकी जो अ, उसका जो कंपोजिशन है उसको देखते रहना कि उसमें कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। बदलाव आने पर ही उसमें नई करेक्टरिस्टिक आती है। जैसे अगर वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न या इंटरेस्ट है तो उसमें चार पांच चीजें उभर के आती हैं कि वो उसकी जो पकड़ने की क्षमता है, ट्रांसमिशिबिलिटी बढ़ गई, या फिर उसकी इम्यूनिटी अवेजन की पावर बढ़ गई, या फिर आपने जो इम्यूनिटी क्रिएट की है उससे वैक्सीन से उसको वो बाईपास कर रही है। तो ये सब करेक्टरिस्टिक उसकी आती है पावर ऑफ अटैचमेंट टू द सेल। और ये हमारा स्पाइक प्रोटीन पर निर्भर करता है। स्पाइक प्रोटीन के जो चेंजेस हैं वो हो रहे हैं, दिख रहे हैं हमें। और पिछले 2-3 साल में हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, हजारों की संख्या में हमने चेंजेस देखे हैं। तो हम जब उसको लगातार देखते रहते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह का पहले हमारे देश में इतनी क्षमता नहीं थी, या कहना चाहिए जीन सीक्वेंसिंग हम नहीं कर पा रहे थे और बहुत ही स्मॉल लेवल पे कर पा रहे थे। अब हमारे कई जगह पर जीन सीक्वेंसिंग हो पाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए जीन सीक्वेंसिंग, जिससे कि हमारे जो अपनी कैपेबिलिटी है वायरस को ऑब्जर्व करने की और उसका ट्रेंड देखने की, वो बनी रहे, और हम अपने एटलीस्ट देश में ये पता लगा पाए कि ये किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, हमने देखा कि कुछ वेरिएंट जो हमारे निकले वो महाराष्ट्र से निकले, कुछ हमारे दिल्ली से निकले। तो इस तरह से इतना बड़ा देश है तो इसके अंदर भी डिफरेंट तरह के वेरिएंट निकल निकल सकते हैं। तो जीन सीक्वेंसिंग हर स्टेट पे करने से फायदा ही है। जी, हर स्टेट में करने से फ़ायदा है। लेकिन जैसा कि हमें पहले भी पता है कि पिछली बार भी जब ओमिक्रॉन आया था, तो इसके विस्तार की संभावना 20 गुना ज़्यादा बताई गई थी, जो कोरोना का वेरिएंट था उसके ओमिक्रॉन के ज़माने में। लेकिन अब ऐसी स्थिति आएगी, नहीं आएगी, ये तो वक़्त बताएगा। लेकिन हम उस वेरिएंट का या उसकी गतिशीलता का की क्षमता का इंतज़ार करें, उससे अच्छा है कि हम सही में समझने की कोशिश करें कि हम कहाँ पर हैं। पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या जो पहले हर्ड इम्यूनिटी का नाम हम लोग अक्सर सुना करते थे, वो अब कितनी प्रिवेल कर रही है हमारे देश में या हमारे बड़े हिस्से में? जैसे दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी कितनी रह गई होगी? क्योंकि एक बार वैक्सीन लगने के बाद 6 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक तो उसका प्रभाव रहता है और अभी भी ये देखा गया है कि पहली डोज़ तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने लगवा ली थी, दूसरी डोज़ भी उसकी संख्या ठीक-ठाक थी, लेकिन जो एक्स्ट्रा डोज़ थी, वो तो 17-18 करोड़ ही मेरे ख्याल से थी। आपकी क्या राय है कि क्या हर्ड इम्यूनिटी अभी रह गई है और ये डोज़ेज़ जो दी जा रही हैं या दी गई थी, उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? ये बड़ा पेचीदा और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हर्ड इम्यूनिटी एक्चुअली जब एक वायरस आता है तो अ, और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज हमारे किसी पॉपुलेशन में नहीं है या ह्यूमन बीइंग में नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं। जैसे जैसे फैलता है उस तरह से वो चारों तरफ उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं। और एक ऐसा लेवल आता है जहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरस है वो बड़ा नॉर्मल होता है, और जो उसके बाकी बचे हुए लोग हैं वो बच जाते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन को रोकने के लिए इम्यून
लोग उनके आसपास रहते हैं। तो लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, जो हम कह रहे थे कि हर्ड इम्यूनिटी शायद 60-70% पॉपुलेशन को इन्फेक्शन होने के बाद में होनी चाहिए, तो क्या हुआ कि थोड़े दिनों में उसका वेरिएंट आ गया, उसने अपनी संरचना बदल दी। तो हमारी इम्यूनिटी जब बनती है तो वो उस वायरस के अगेंस्ट बनती है। अब वो अपना स्वरूप बदल ले तो फिर वो हमारी इम्यूनिटी काम नहीं आती। और यही हुआ कि और फिर अगर वैक्सीन की जैसे हम बात करें तो वैक्सीन हमारी इनिशियल जो वेरिएंट था उसके बेस पर ही बनी। उसके बाद में जितने भी वेरिएंट हुए उसके अगेंस्ट तो वैक्सीन हमारी बनी नहीं। अगर हम उनको इंक्लूड कर लेते तो हो सकता है कि पिछले कई सारे जो वेरिएंट हुए हैं उनके अगेंस्ट में हम एंटीबॉडीज बना पाते अगर हम वैक्सीन उस तरह की लगाते। तो पुराने ही वैक्सीन वेरिएंट्स के वैक्सीन हम लगा रहे हैं, तो उससे देखा कि इतनी ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगने के बाद में भी इन्फेक्शन रहा, वैक्सीन उनको रोक नहीं पाई। फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि वैक्सीन से आपको इन्फेक्शन नहीं रुकेगा, लेकिन आपकी मोर्टेलिटी कम हो जाएगी, या उसका कहना चाहिए इफेक्ट कम होगा। तो यही उसी को पाने के लिए लोगों ने फिर भी लगवाया, और बाद में उन्हें लगा कि नहीं, इन्फेक्शन जब नहीं रुक रहा है तो हम दोबारा दोबारा क्यों लगाएं। तो ये वैक्सीन का वो रहा। लेकिन जो हार्ड इम्यूनिटी की आप बात कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम यही आ रही है कि वो जैसे हमारा फ्लू जो वायरस है वो भी ऐसे ही करता है कि अपना हर साल वो अपना स्वरूप बदल देता है, तो इन्फेक्शन कर देता है फिर वो, और उससे डेथ्स होती है। उसी तरह से ये ओमिक्रॉन भी देखा गया कि इसमें नए नए वेरिएंट आते रहे, तो वैक्सीन भी उसको कवर नहीं कर पा रही और हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो भी नहीं कवर पा रही है। लेकिन जिन लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी हुई, जिनको वायरस टोटल वायरस से इन्फेक्शन हुआ, तो क्या है कि उस वायरस के बहुत सारे पार्ट हैं। एक उसका एक स्पाइक्स है, उसके इंटरनल ऑर्गन ऑर्गन होते हैं, या कहना चाहिए उसका न्यूक्लियाइड्स है, उन सबके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनते हैं। तो वो ज्यादा फायदेमंद रहा, क्योंकि जब थोड़ा सा वेरिएंट भी आने के बाद में वो पूरा जो वायरस है उसके अगेंस्ट में तो पर्टिकुलरली हमारे अंदर इम्यूनिटी रही, थोड़े वेरिएंट के लिए नहीं रही, तो उसको माइनर इन्फेक्शन हुए, माइल्ड इन्फेक्शन हुए। तो इस तरह से फायदा रहा। वैक्सीन का भी यही रहा कि एक्चुअली वैक्सीन वाले भी लोग इतने डेंजरस नहीं हो पाए जितना सोच रहे थे। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि हार्ड इम्यूनिटी इसमें काम नहीं करेगी जैसा हम सोच रहे थे, क्योंकि वेरिएंट बन जाता है या नया वेरिएंट आ जाता है। हर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करेगी तो यानी कि ये कि उसके एक, या तो क्योंकि ये एक प्रोसेस है, अगर वो आ गया देश में ठीक ठाक तरीके से, क्योंकि अभी चाइना का वेरिएंट है कौन सा, एक तो सवाल ये उठता है। और दूसरा ये है कि हर्ड इम्यूनिटी तभी काम करेगी जब उतने सारे लोगों को, यानी कि 60 से 70% लोगों को वो हो जाए, तब संभव है। उसका इंतजार क्यों करना है, सवाल ये है। अब ये जो वेरिएंट है ये कितना घातक है, और अभी इसके बारे में बहुत हमें पता नहीं है। लेकिन क्या जो वैक्सीन है वो जो हमारे पास अभी फिलहाल उपलब्ध है वो इस वेरिएंट में काम आएगी नहीं आएगी, ये भी तो एक सवाल है। क्योंकि ज्यादातर लोगों ने तीसरी डोज लगाए भी मेरे ख्याल से 10 महीने, 8 महीने, 9 महीने हो चुके हैं। तो क्या उनको फिर वैक्सीन की तरफ जाना चाहिए, या ये कि एक सतर्कता बरतें और उसी हिसाब से काम करें तभी संभव होगा? क्या आपकी राय है? ये जब से ये हमारा पेंडेमिक आया है तब से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारे को नए नॉर्मल की तरफ बढ़ना था। जो हम बार बार कह रहे थे कि हमें शायद अपना जो रहन सहन है उसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। ये एक ऐसा टाइम मिला था जब हमारे को बहुत सारी चीजें नए तरीके से करने को मौका मिला, और उसमें ये लगा कि हमें बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है। लेकिन आदमी हमेशा वैसे ही रहता है, और जो हम सोच रहे थे कि उनको उस तरह से बिहेव करना चाहिए, नहीं हुआ। अभी भी लोग सड़क पे चलते हैं, थूकते हैं, और किसी तरह का सावधानी नहीं बरतते, भीड़ वाली जगहों में जाते हैं, या फिर जब कोई शादी एक तो हमारे कल्चर का भी है कि कुछ ऐसे ही दिन फिक्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा गैदरिंग होती है। अदरवाइज अगर पूरे साल में कंटिन्यूअसली शादियां होती रहे तो उतना इफेक्ट ना पड़े। तो पर्टिकुलर सीजन होता है जिसमें लगातार शादियां हैं और बहुत सारे लोग
मिलते हैं। तो ये सब ऐसे हालात ऐसे बन जाते हैं कि जब ससेप्टेबिलिटी लोगों की बढ़ जाती है। पर डेफिनेटली अगर आपके पास में दवा नहीं है और ऑलरेडी हमारे पास में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो अब उसमें कारगर सिद्ध हो रही है, लेकिन बहुत उसमें भी साइड इफेक्ट है, और वैक्सीन इतनी सक्सेसफुल नहीं है, तो बेस्ट तरीका प्रिवेंशन ही बच जाता है। और प्रिवेंशन जितना हम लोग करेंगे उतना ही हमें फायदा होगा। उसमें ऑलरेडी जनता को मालूम है, एक्सपीरियंस्ड है, उनको करने की जरूरत है कि अपनी अपनी जो स्वास्थ्य है उसके प्रति जागरूक रहें। आपकी अगर नींद बहुत अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो आपको इन्फेक्शन होने के बहुत कम चांसेस हैं। आपके जो न्यूट्रिएंट है बॉडी के अंदर वो अगर अच्छे से बने हैं, चांसेस है आप भीड़ वाली जगहों में ना जाएं। अगर आपको ऑलरेडी कोमॉर्बिड कंडीशन है तो अपनी ज्यादा ध्यान रखें और उन कंप्लायंस और ड्रग्स ठीक से ले, जिससे कि आप को इन्फेक्शन ना हो। ये प्रिवेंशन ही हमारा एक साधन बन जाता है, जो ना केवल सिर्फ कोविड में पर बहुत और दूसरी बीमारियां जो आजकल, जैसे फ्लू है, फ्लू बढ़ जाता है, जो 60 से ऊपर इन्फेक्शन बढ़ जाता है इन दिनों में। तो वो भी रीजन होता है कि भाई इसी वजह से होता है वो कि भीड़ वाली जगहें हैं, इम्यूनिटी खराब हो गई, थोड़ा व्यक्ति को और दूसरे इन्फेक्शन होते हैं, या कहना चाहिए कोमोर्बिड कंडीशन होती है। तो अगर इन सारी चीजों का ध्यान रखें, मुझे लगता है कि आप सुरक्षित रहेंगे। आपको जितनी इम्यूनिटी मिली है या आपकी नेचुरल इम्यूनिटी है वो भी आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। अगर हमें लगेगा कि ये नया वेरिएंट है कोई, ऑल्दो अभी तक नहीं पता चला है, ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट नजर आया, जिसमें हमारे देश ने काफी अच्छे से उसको मैनेज किया, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी हमारी। तो इन्फेक्शन जरूर आगे बढ़ा लेकिन डेथ्स नहीं हुई, और अभी तक हमें देख रहे हैं कि डेथ का जो सिलसिला है बहुत ही कम है। इवन उन देशों में भी डेथ जो हो रही है वो बहुत कम है, और उन्हीं लोगों में है जो कोमॉर्बिड कंडीशन है। तो ऐसा मानना है कि हमारे को सतर्कता रखनी है, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अब इतना तो सीख जाना चाहिए कि हमें इस पेंडेमिक्स में कैसे रहना चाहिए और कैसे उससे सामना करना है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप हमेशा कहते रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं या जो शरीर की संरचना है और उसके अंदर आपके आपके शरीर में वायरस अगर एक बार आ गया है तो शायद अच्छा मतलब ठीक माना जाता है कि एक बार वायरस है तो किसी ना किसी रूप में रहता है और वो लड़ने की क्षमता डेवलप करता रहता है। लेकिन हम लोगों को अपनी सतर्कता बनाए रखनी होगी। हम लोग कितना अच्छे से अपनी तैयारी रखें, बचाने की कोशिश रखें। वायरस है तो कैसे भी आ सकता है, लेकिन अपनी शरीर की जो विरोधक क्षमताएं हैं, जितने भी आप उससे लड़ने की क्षमताएं हैं, वो जितनी डेवलप रखी जाएंगी तो वो अच्छा रहेगा। वैसे ये बात सही है कि कोविड की इस समय वैश्विक लहर की आशंका है और दुनिया में बताया ही जा रहा है, पता नहीं कितना सच है, और अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये कितना प्रोजेक्टेड है और सही है, होगा नहीं होगा, कि 10% लोग प्रभावित होंगे और जिसमें से 60% चीन के होंगे। ये बड़ा अजीबोगरीब आंकड़ा है, लेकिन है तो है। अब अंतिम तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे वैक्सीन को लेकर? मैंने जैसे कि आपसे पूछा कि क्या लगवाना चाहिए अभी से या नहीं लगवाना चाहिए, या सिर्फ अपनी निरोधक क्षमताएं जो हैं अपने में जितना भी आप डेवलप कर सकेंगे अपनी क्षमताओं को, वही काम आएगा? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टडी भी निकल के आ रही है जो वैक्सीन के विरुद्ध रही हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन हमेशा अच्छी रहती है, और अगर वो वेल टेस्टेड है, और ये भी देखा गया कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगी है, और अभी तक कोई ऐसा बड़ा प्रमाण नहीं आया कि इससे कोई बहुत परेशानी रही हो लोगों को। तो मेरा सिर्फ यही सुझाव है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई उन्हें डेफिनेटली लगवाना चाहिए। वैसे तो हमारी पॉपुलेशन 90-95% तक इन्फेक्टेड हो गई थी ओमिक्रॉन की, अगर हम बात करें, या जितने भी हमारे सीरो सर्वे हुए हैं
उनमें यही निकल के आया कि काफी हद तक हमारे लोगों को इन्फेक्शन हो गया है। अगर कोई नया वेरिएंट आएगा तो उसमें इन्फेक्शन जरूर होगा, लेकिन उसमें इतना घातक नहीं होगा, क्योंकि बड़ी ज्यादा संख्या में हमारे लोगों के अंदर इम्यूनिटी है। तो ये अच्छी बात है, उस इम्यूनिटी को बरकरार रखने की जरूरत है। और वह तभी पॉसिबल है जब हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स अच्छे होंगे, हमारा खान पान बहुत अच्छा होगा, हमारे अंदर कोई ऐसी ऐब नहीं होंगे जिससे कि इम्यूनिटी खराब होती हो। और अगर हमारे अंदर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है तो हम उसको ठीक से मैनेज करके रखें, तो मेरे हिसाब से चीजें काफी हद तक हम उसको मैनेज कर पाएंगे। जी। और ये मैं जरूर कहूंगा कि ऐसे देशों में इन्फेक्शन जरूर आएगा या रहेगा जिन्होंने वैक्सीन को बहुत पहले ले लिया। और जैसे मैंने आपके एग्जांपल दिया, जैसे इजराइल था या फिर सिंगापुर थे, उन्होंने पूरी अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन दे दिया था। तो ओमिक्रॉन जब नया वेरिएंट आया तो वो उसको अपनी पॉपुलेशन को बचा नहीं पाए। उतना इफेक्ट हमारे देश को नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पर नेचुरल इम्यूनिटी काफी अच्छी रही। तो साइंटिफिकली हम ये कहेंगे कि नेचुरल इम्यूनिटी पर निर्भर ना रहकर हमारे को अपनी पॉपुलेशन को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया उनको डेफिनेटली लगवाना चाहिए। ये भी खबर है और ये भी रिसर्च है कि जो अभी वैक्सीन है वो 3 से 4 महीने तक प्रोटेक्शन रखती है, उसके बाद में हमें शायद बूस्टर की जरूरत पड़ती है। तो बूस्टर लगवाने में भी कोई हर्ज नहीं है, और जिन लोगों ने लगाया है उनको माइनर इन्फेक्शन होता है, इसकी भी पूरे हमारे रिजल्ट्स हैं जो स्टडी में मिले हैं। तो यही कहेंगे कि सरकार ने काफी हद तक अपनी पूरी जो वो है मशीनरी है वो वैक्सीन में लगाई और वैक्सीन को अवेलेबल कराया। लेकिन अगर जिन लोगों ने नहीं लगवाया वो या तो उस मशीनरी का यूज करें या फिर अपने आप लगवाएं, तो उससे भी उनको काफी हद तक फायदा होगा। जी, बिल्कुल सही है कि आप अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें और वही काम आएगी, वही एक तरीका है। और अगर वैक्सीन और बूस्टर नहीं लगवाया है, तो लगवा ज़रूर लें। बहुत-बहुत आभार डॉक्टर साहब आपका कि आपने नवोदय एंड पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए समय निकाला और बहुत सटीक सलाह दी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।